देखिए आज हम आप लोगों को उष्मा की आवश्यकता बताते हैं। उष्मा उपचार की आवश्यकता, उष्मा का उपचार करने से क्या क्या आवश्यकता होती है, उष्मा का उपचार करने से क्या क्या आवश्यकता होती है। नंबर एक पे है, ये धातुओं को मुलायम बनाता है। जैसे हम धातु में उष्मा उपचार करते हैं तो क्या होता है, धातु लाल हो जाता है। लाल होने के बाद हमें उसे जिस आकृति में ढालना होता है उस आकृति में हम उसको बनाते हैं। यही उष्मा उपचार के फायदा होते हैं। किसी वस्तु को गला करके उसे दूसरे रूप में धारण करने की आवश्यकता होती है, तो हम उसको जिस रूप में हमें बनाना होता है उस रूप में हमें उसे ढाल लेते हैं। ये उष्मा उपचार के अंतर्गत होता है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका, जिससे उस पर आसानी से मशीनिंग की जा सकती है। जब किसी हम धातु को उष्मा उपचार करते हैं तो इसके बाद उसमें हमें ड्रिलिंग करना होता है या फाइलिंग करना होता है या टैपिंग करना होता है। तो क्या होता है, मशीनिंग क्रिया करने की जब हम धातु को मुलायम कर लेते हैं, मुलायम करने के बाद उसमें मशीनिंग क्रिया करने की ज़रूरत अच्छी से की जा सकती है। मशीनिंग क्रिया अच्छी से की जाती है। जब हम किसी धातु को उष्मा उपचार करते हैं तो उसमें मशीनिंग क्रिया अच्छी से की जाती है। फिर आपका आता है नंबर 2, कठोर की हुई धातुओं की भंगुरता कम करके चिमड़ापन के गुण को बढ़ाता है। जैसे हमारा जो धातु होता है, हार्ड लोहा होता है, उसमें जो भंगुरता होती है तोड़ने पे वो छोटे छोटे खंडों में विखंडित हो जाता है। जो छोटे छोटे खंडों में विखंडित हो जाता है तो उसको गर्म करने के बाद फिर ठंडा करते हैं। गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं तो उसमें कठोरीकृत हो जाता है, कठोर हो जाता है, हार्ड एंड टेम्पर हो जाता है, जिसे बोलते हैं हार्ड एंड टेम्पर। तो वो कठोर हो जाता है और कठोर होने के बाद उसमें चिमड़ापन आ जाता है, जल्दी से टूटता नहीं है। यदि हम लोग को हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं तो वो जल्दी से टूट जाता है। टूटने के बाद छोटे छोटे खंडों में विखंडित हो जाता है, छोटे छोटे खंडों में विखंडित हो जाता है। इससे उष्मा उपचार करने से यही फायदा होता है। फिर आपका आता है नंबर 3 पर, धातु के कणों को शुद्ध करता है। जो हमारे धातु, जैसे ही हमारी फ्लाइट है, इसको भी ऐसे काट देते हैं। काट देने के बाद इसके अंदर क्या होता है, बालू के कण जैसे दिखाई देते हैं। जब हम उसको गर्म करते हैं तो जो उसके बालू के कण जैसे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। फिर नंबर 4 पे आता है, कर्तन औजारों में कठोरता का गुण लाने के लिए, जिससे उसमें दूसरी धातुओं को आसानी से काटा जा सकता है। जैसे हमारा चीजल हुआ, चीजल ये हमारा जैसे चीजल हुआ, चीजल के द्वारा हमें सरिया काटना है। सरिया काटने के लिए सरिया भी हार्ड होती है और ये यदि चीजल हमारा हार्ड नहीं होगा तो दूसरे पार्टों को नहीं काट पाएगा, सरिया को नहीं काट पाएगा। तो जब हमारा जो चीजल का ये जो हमारा कर्तन कोण है, जब ये हार्ड एवं टेम्पर होगा तभी सरिया को काट पाएगा। इसके ऊपर हैमर से ठोकर मारेंगे और इसको हाथ से पकड़ेंगे। इसमें खष्टभुजाकार या अष्टभुजाकार का बना होता है। ये इसलिए खष्टभुजाकार अष्टभुजाकार का बना होता है। यदि पूरा प्लेन होगा तो क्या होगा कि हम हाथ से इसको जैसे ऐसे पकड़ेंगे तो गर्मी के दिनों में हाथ में पसीना निकलेगा या हमारे हाथ पर कोई ऐसा तेली पदार्थ लगा होगा तो ये बिल्कुल चिकना सॉफ्ट होगा। तो जब यहाँ हैमर मारेंगे तो ये हमारे हाथ से फिसल जाएगा और फिसल जाने के बाद जो चोट होगी हमारे हाथों पे लग जाएगी। इसलिए खष्टभुजाकार का या अष्टभुजाकार का पाया जाता है, ताकि गर्मी के दिनों में ये हाथ में आए हुए पसीने या गीलापन के कारण ये हमारे हाथ से छूटे नहीं। तो इसका जो ये कोण होता है, ये जो इसका कोण होता है वो हार्ड एवं टेम्पर करते हैं। हार्ड एवं टेम्पर इसीलिए करते हैं ताकि ये जब दूसरे को काट पाए। जब आदमी आपके एक तमाचा मारेगा, जब आप उससे सख्त होंगे तभी तो आप उसके दूसरा मार पाएंगे। यदि आप सख्त नहीं होंगे तो दूसरा कैसे मार पाएंगे। वैसे ही चीजल का है, जब वो हार्ड होगी, उसका जो कर्तन कोण है वो हार्ड होगा तभी तो सरिया को काट पाएगा। इसीलिए
किसी भी चीज को हार्ड एवं टेम्पर करते हैं तभी वो दूसरे लोहा को काट पाएगा। यदि हार्ड एवं टेम्पर नहीं होगा तो दूसरे लोहा को नहीं काट पाएगा। इसके बाद देखिए आपका पांचवा आता है विद्युत एवं यांत्रिक गुणों में सुधार करने के लिए। जो हमारा तार होता है उसको खींच करके एक बड़ा पतला तार बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, यांत्रिक धातु विद्युत एवं यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करना। विद्युत और यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करने के लिए ये जो है आपका ऊष्मा उपचार की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपका छठा नंबर आता है ऊष्मा तथा संरक्षण का प्रतिरोधी बनाने के लिए। ऊष्मा एवं संरक्षण का प्रतिरोधी बनाने के लिए, जिसका मतलब होता है जंग लगना। लोहा को ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें कि उसमें ऊष्मा का कोई भी प्रभाव ना पड़े या उसमें जल का कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे कि उसमें जंग ना लगे। जंग लगने पे क्या होता है कि धीरे धीरे पपड़ी की तरह मकने लगता है और धीरे धीरे पार्ट खराब हो जाता है। तो इसीलिए दिया है ऊष्मा प्रतिरोधी बनाना, जिसमें कि उसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े। आपका फिर आता है नंबर सातवां। नंबर सातवें पे क्या होता है कि गर्म या ठंडी अवस्था में धातु पर कार्य करते समय उसमें उत्पन्न प्रतिबलों को दूर करने के लिए, यदि हम जब कोई धातु गर्म होती है तो उसमें का जैसे आप हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड के द्वारा किसी छड़ को काटेंगे तो काटने में क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उसको कम करने के लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। कूलेंट का प्रयोग इसलिए हम करते हैं ताकि जो हमारा पार्ट है और जो हमारा कटिंग टूल है, तो कटिंग टूल को जैसे 60 सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म किया गया है, टेम्पर्ड किया गया है। जब लोहा को काटेगा, जब 7 सेंटीग्रेड तापमान से ज़्यादा उस गर्म हो जाएगा तो जो हमारा ब्लेड होगा, ब्लेड अपनी हार्डनेस छोड़ देगा और वो मुड़ जाएगा, जिससे कि हमारा सरिया नहीं कट पाएगा। इसलिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जाप और हमारा टूल दोनों ठंडा बने रहेगा। जब ठंडा बने रहेगा तो जो उसका हार्डनेस है, जो तापमान है, वो जो उसका हार्डनेस है, तो तापमान के कारण उसका हार्डनेस उतरेगा नहीं और हमारा कटिंग टूल अपना काटना कार्य बंद नहीं करेगा। इसीलिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं कटिंग करते समय। फिर हमारा आता है 8 नंबर गैसों को निकालने के लिए। ऊष्मा उपचार का प्रयोग किया जाता है गैसों को निकालने के लिए। फिर आपका हमारा आता है 9वां नंबर रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाने के लिए। उसमें जो रासायनिक क्रिया होती है उसको संगठन करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार की आवश्यकता की जाती है। फिर देखिए ऊष्मा उपचार की विधियाँ। ऊष्मा उपचार की विधियाँ कौन कौन सी हैं? ऊष्मा उपचार की विधियाँ कौन कौन सी हमारी ऊष्मा उपचार की विधियाँ होती हैं? नंबर 1 कठोरता हो सके। देखिए कठोरता क्या होता है कि जब हम किसी धातु को, किसी लोहा को हम किसी भट्टी में गर्म करते हैं, एकदम लाल करते हैं। लाल करने के बाद उसको हम सबसे अच्छा उसमें कठोरीकरण का उपयोग होता है तेल में डालना। जब उसको तेल में डालते हैं तो उसकी ऊपरी सतह एकदम कठोर हो जाती है। दूसरे पे आता है चूने का पानी, तीसरे पे आता है पानी, चौथे पे आता है आपका वायु द्वारा ठंडा करना। तो ऊपरी उसकी सतह कठोरता होना। तो जब उसकी ऊपरी सतह कठोर होगी तो हम उसको जल्दी से काट नहीं पाएंगे, फाइलिंग द्वारा हम फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ऊपरी सतह को कठोरीकरण करने के लिए हमारे 4 प्रकार की विधियां होती हैं। नंबर 1 लोहा को भट्टी में गर्म करके तेल में डालना और उसी तापमान में ठंडा करना, सबसे अच्छा कठोरीकरण की विधि होती है कठोरता की। नंबर 2 पे आता है चूने के पानी पे, नंबर 3 पे आता है पानी पे, नंबर 5 पे आता है, नंबर 4 पे आता है हवा पे। कठोरता का मतलब यही होता है किसी धातु को काटने की क्षमता, उसकी ऊपरी सतह जब कठोर होगी तभी किसी धातु को काट पाएगी और वो जल्दी से घिसेगा नहीं। देखिए जैसे हमारी रेल की पटरी होती है वो हार्ड एवं टेम्पर कठोर होती है, तभी उसके ऊपर इतने बार गुजरती है और वो अपनी हार्डनेस नहीं छोड़ता, अपनी कठोरता को नहीं छोड़ता, नहीं तो वो खराब हो जाए पटरी और पहिया उस पर रेस न लगा पाए और दुर्घटना हो जाए। ठीक है, तो वही उसी तरीके कठोरता का उदाहरण है। फिर देखिए इस विधि में इस्पात को उसके कठोरीकरण परास के अंदर निश्चित तापमान तक गर्म करके पर्याप्त समय तक इसी तापमान पर रखा जाता है, जिससे धातु के अंदर तक तापमान पूरी
तरह से प्रवेश हो सके। और फिर इसके बाद इसे किसी उपयुक्त द्रव में डुबोकर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। जो मैं पहले आपको बता दिया हूँ कि एक तापमान पर उसको गर्म किया जाता है, जैसे लोहा को है 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किए, इससे ज़्यादा कर देंगे तो पानी के रूप में वो पिघलने लगेगा। तो एक मानक होता है, मानक के हिसाब तक ही उसको गर्म करेंगे और फिर किसी द्रव में डुबो देंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तेल में डालना, चूने के पानी में डालना, या फिर इसके बाद जल में डालना, या फिर वायु में ठंडा करना। तो वही बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसके तरीके, उसकी कठोरता हार्डनेस करना होता है। कठोरीकरण परास में 0.87% से कम कार्बन वाले इस्पातों के लिए उच्च क्रांतिक बिंदु से 30 सेंटीग्रेड तापमान तक अधिक और 0.087 से अधिक कार्बन वाले इस्पातों के लिए निम्नलिखित क्रांतिक तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करते हैं। तो मैं बता चुका हूँ कि पहले मानक के रूप तक ही उसको गर्म करते हैं, मानक से अधिक का गर्म कर देंगे तो क्या होगा, वो एक द्रव के तरीके, पानी के तरीके पिघल करके बहने लगेगा। फिर इसके बाद आप देखिए क्या आता है, कठोरीकरण परास इसको तीव्र गति से ठंडा करने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम पानी होता है। किसी भी लोहे को यदि गर्म करेंगे, लाल भट्टी से निकालेंगे, निकालने के बाद तुरंत पानी में डुबो दें। डुबाने पे उसमें क्या होता है कि छनछनाहट की आवाज़ निकलती है और उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं। जैसे जो हमारा कलर का रंग होता है बैगनी पीनाला, जब लोहे को किसी तुरंत भट्टी से निकाल लेने के बाद पानी के टैंक में, ये आपका पानी हुआ, पानी के टैंक में डुबो देंगे। डुबो देने के बाद क्या होता है कि तुरंत ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पे उसको समसी से पकड़ करके बाहर निकालें, क्योंकि आप हाथ से बाहर ना निकालें, नहीं तो जल जाएंगे, इतना उसमें गर्माहट रहता है आपके हाथ के जलने तक। पकड़ करके समसी से बाहर निकालेंगे, फिर उसको ऐसे करके देखेंगे तो उसमें सुनहले कलर के कण जैसे दिखाई देते हैं। उन कणों को बैगनी पीनाला के नाम से भी देखा जाता है। उसमें 7 कलर के कण दिखाई देते हैं। तब ही आपका अच्छी हार्डनेस, अच्छी कठोरता माना जाता है कि इसमें अच्छी तरीके से इसमें पानी चढ़ गया, ये अच्छी तरीके से हार्ड टेम्पर हो गया। यही आपको टेम्पर करने की विधि होती है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, पुर्जे को बुझाते समय काफ़ी अधिक सावधानी रखनी चाहिए। गोल तथा लंबे पुर्जों को टैप या रीमर या ड्रिल को आदि सीधा लंबा रूप में डुबोना चाहिए, और चौरस तथा पहले पुर्जे जैसे मिलिंग, कटर, रिंगिंग, गेज, डिस्क आदि को किनारे की तरफ से डुबोना चाहिए तथा ये विधि माध्यम रखना चाहिए। जाब या कार्यखंड को मोटा भाग पहले डुबोना चाहिए। वही है, जो भी हम कोई कार्य करते हैं, जब हम किसी पार्ट को भट्टी में डाल करके लाल गर्म करते हैं, तो जो मोटा भाग हो उसको पहले टप में, जो पानी का टप हो उस भाग को पहले पानी में डालना चाहिए। उसमें धीरे धीरे करके उसका टेम्पर कम करना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए कठोरीकरण के उद्देश्य। इस कठोरीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं? कठोरीकरण के उद्देश्य देखिए, कठोरीकरण को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नंबर 1, इस्पात से बने कर्तन औजारों को अन्य धातुओं को काटने के योग्य बनाने के लिए। जैसे अभी मैं आपको बताया चीजल, जो हमारा चीजल है ये इस प्रकार का बना होता है। इससे क्या होता है, चीजल खष्टभुजाकार में होता है। ये इसका कोण होता है। तो क्या होता है कि चीजल के द्वारा किसी भी धातु को काटना या खुरचने के लिए चीजल का प्रयोग किया जाता है। चीजल से ग्रूव या खांचे या नालियां बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसमें हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, जिनसे कि ग्रूव, खांचे या नालियां बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो भी काम करते हैं उसके लिए हर प्रकार का टूल प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें आता है इस्पात से बने पुर्जों को, जिसमें कि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो इस्पात लोहे से बने होते हैं, जैसे हमारा ड्रिल होता है, ये हमारा जैसे ड्रिल बना हुआ है, ये हमारा ड्रिल है। इस प्रकार का सर्किलाकार होता है। होल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ड्रिल मशीन में इसको लगा करके किसी पार्ट में होल करने के लिए ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ये भी धातु से ही बना होता है, हार्ड एंड टेम्पर होता है। किसी भी पार्ट में गोल सुराग करने के लिए जैसे हमारे ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इस्पात की सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए और इसकी
जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कूलेंट का प्रयोग करते हैं। यदि हम कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हमारा ड्रिल का जो लिब कोण है वो हार्ड एवं टेम्पर हो जाएगा। हार्ड एवं टेम्पर होने के बाद इसका हार्डनेस उतर जाएगा और ये कटिंग करना छोड़ देगा। इसलिए ड्रिल में कूलेंट का प्रयोग करते रहते हैं ताकि हमारा जो ड्रिल मशीन है वो हार्ड एवं टेम्पर अपनी टर्म न छोड़े और कटिंग करता रहे। फिर आपका आता है, ये देखिए लिखे थे टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, इस विधि के द्वारा कठोर किए हुए इस्पात को निम्न क्रांतिक तापमान की रेंज से नीचे उपयुक्त तापमान तथा गर्म करके निश्चित दर से ठंडा किया जाता है। जैसे हमें किसी लोहा को 20 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करना है तो उसे 20 सेंटीग्रेड तापमान में ही धीरे धीरे करके लो करेंगे, धीरे धीरे करके ठंडा करेंगे। जैसे 280 सेंटीग्रेड एलाइग इस्पात के लिए 256 सेंटीग्रेड होता है। ठंडा करने के लिए पहले यही तापमान 4 से 5 मिनट अनछेद की प्रति mm मोटाई के लिए बनाया रखा आवश्यक होता है। जैसे जो हमारा कि कोई भी पार्ट है उसको प्रति मिनट के हिसाब से कितने मिनट में ठंडा करेंगे, तो हमारा जैसे 250 सेंटीग्रेड होता है तो ठंडा करने के लिए पहले यही तापमान 4 से 5 मिनट अनछेद की प्रति mm की मोटाई से देखते हैं कि हमारा 1 mm कितने मिनट में ठंडा होगा या हमारा 2 मिनट में कितने mm ठंडा होगा। इस अवधि में ठंडा करने के लिए पानी, तेल या वायु का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में भी जाप के कार्यखंड को तेजी से ठंडा किया जाता है। मैं पहले जैसे आपको टेम्परिंग में बता चुका हूँ कठोरता, उसी प्रकार आपका टेम्परिंग भी है। किसी पार्ट को भट्टी में डाल करके एकदम लाल करना, लाल करने के बाद उसे तेल में, पानी में, वायु में ठंडा करके उसमें टेम्परिंग ऊपर की परत उसकी कठोर की जाती है, तभी वो कटिंग कर सकता है। फिर तेल के माध्यम से पुर्जों को ठंडा करने के लिए उसमें विकृत होने की संभावना कम रहती है। इसमें तेल का तापमान 32 सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड अच्छा रहता है। इस्पात की वस्तुओं को अधिकतर तेल में ही ठंडा किया जाता है। जो लोहे की इस्पात की वस्तुएं होती हैं उसको तेल में ठंडा करने से उसमें उसकी टेम्परिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। फिर देखिए, इस्पात के पुर्जों में टेम्परिंग करने के लिए उन्हें विद्युत या गैस की भट्टी में गर्म किया जाता है। भट्टी में एक समान तापमान पैदा करने के लिए इसमें वायु भेजी जाती है। जैसे देखे होंगे लोहार के यहाँ जाते हैं, वो लोहे की भट्टी बनाता है और उसमें एक कूलर होता है, पंखा, उसको घुमाने पे क्या होता है, भट्टी पे वायु लगता है। वायु ऑक्सीजन पाने पे आग का होती प्रज्वलित होती है। जब वायु लगने से ऑक्सीजन लगने से भट्टी कोयला एकदम लौ के साथ तैयार होता है, तभी उसमें पार्ट डाल देते हैं और डाल देने के बाद जब हमारा पार्ट तेज लाल गर्म हो जाता है तब उसको निकाल करके टेम्परिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम कल आपको बताऊंगा टेम्परिंग के उद्देश्य, टेम्परिंग करने की क्या क्या उद्देश्य होते हैं।